नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं WTO के बेसिक प्रिंसिपल की। ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं WTO के 4 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे जिस पे WTO काम करता है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है सेफ्टी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। जो शिशु उद्योग है उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड है टैरिफ बाइंडिंग। टैरिफ को एक मिनिमल लेवल पे किस तरीके से बाइंडिंग का प्रयास करता है WTO, इस पे करेंगे बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज का सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा। यह क्या सिद्धांत है WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस पे MFN पे करेंगे चर्चा। और लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट में किस तरीके से जो है राष्ट्रों के बीच WTO जो है एक समान जो है नियम लेके आएगा और किस तरीके से जो नेशनल ट्रीटमेंट होगा वो एक तरीके के होगा। तो ये 4 जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर WTO काम करता है। अगर आपको WTO समझना है, उसके फंक्शंस को समझना है, तो WTO के बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसका सोल है। अगर इस सोल को आप नहीं समझेंगे तो आप WTO को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ भगवान ने जो पूरी क्षमता दी है, आइए उसका यूज करिए और बहुत ही आसानी से सारे मुद्दों को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं WTO के सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स की। WTO का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो है सेफ्टी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। ऐसा लोगों को लगता है कि WTO चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। अगर फ्री एंड फेयर ट्रेड चाहता है तो सारे तरह के प्रोटेक्शन को खत्म करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, WTO का ये बेसिक एम जरूर है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रेड हो वो ट्रांसपेरेंट हो, फ्री हो, फेयर हो। लेकिन WTO बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जो इन्फेंट इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले मैं बताऊं, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट को अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था। शिशु उद्योग विषयक तर्क आप प्रोटेक्शन में जरूर पढ़े होंगे। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं समझ में आता है। जरा सोचिए, जब मैं कहता हूं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट तो इसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि जो थर्ड वर्ल्ड के जो उद्योग हैं वो छोटे हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो बहुत बड़े हैं। तो इन दोनों के बीच प्रतियोगिता नहीं हो सकती। देखिए, ये आर्गुमेंट बेसिक ये कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड है, जैसे इंडिया है, और इंडिया का जो कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर कोई भी कंपनी जो उभर रही है, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो शिशु है। इन्फेंट इन द सेंस क्योंकि तुम्हारे वहां डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 300 वर्ष पहले की है और तुम्हारे वहां 70 से 80 वर्ष पहले की है। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है कि वो मैच्योर है, प्रौढ़ है, और आपका जो इंडस्ट्री है वो शिशु है। तो इसका मतलब ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि कभी भी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट ये कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके जो इंडस्ट्री है वो छोटे नहीं है, इन्फेंट है। और इन्फेंट है इसलिए प्रोटेक्ट किया जाए। आप हमेशा समझते हैं कि जो आपके वहां कोई भी इन्फेंट होता है, शिशु होता है, तो गार्जियन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तब उसको बनाते हैं खुली प्रतिस्पर्धा के काबिल। तो हम लोग भी इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और WTO का ये बेसिक प्रिंसिपल्स ही है कि ये इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर मान लो कि इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन में है या फिर मान लीजिए कि आपके जो है ऑटोमोबाइल एरिया में है और यहां पे कोई टाटा ग्रो कर रहा है या फिर कोई भी कंपनी महिंद्रा ग्रो कर रही है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उनसे उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। WTO साफ साफ कहता है कि आप कोटा के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से, कि WTO के रिजीम में कोटा परमिसिव नहीं है। अब कोई भी देश WTO का जो मेंबर है वो कोटा नहीं लगा सकता है कि भाई देखो मेरी टाटा ग्रो कर रही है तो हम मर्सिडीज को कोटा लगा देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 100 ही हमारे वहां जो मर्सिडीज भेजोगे, या फिर उसको हम वैल्यू फॉर्म में रिस्ट्रिक्ट करें। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस WTO के रिजीम में आप नहीं लगा सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है जो वर्तमान में आप इंपोज नहीं कर सकते हो। दैट इज द सिंपली कोटा। कोटा को आप
कभी भी प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में आजकल यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप WTO के मेंबर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर वहां से मर्सिडीज कार आ रही है और आपको लगता है कि इससे जो है हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां खतरे में पड़ जाएगी, या कोई भी प्रोडक्ट है वो वहां पे बहुत सस्ते पे आ रही है, उसकी पर यूनिट कास्ट कम हो गई है, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे जो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल चुकी है, तो आप वहां पे टैरिफ लगा सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी लगा के आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको आप लगा सकते हो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पहला है सेफ्टी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री, कि हम इन्फेंट इंडस्ट्री को सेफ करेंगे, सिक्योर करेंगे, और उसको हम सिर्फ टैरिफ के द्वारा जो है सिक्योर करेंगे, उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पे जब WTO अपने मेंबर्स को टैरिफ लगाने की सुविधा दे देगा, तो फिर कोई कंट्री 100% लगा देगा टैरिफ, कोई 200% लगा देगा, कोई 1000% लगा देगा। तो जो WTO का जो बेसिक जो बात है, जो ऑब्जेक्टिव है कि WTO रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड लेके आएगा, वो कहां से सफल हो पाएगा। इसीलिए WTO का जो सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है टैरिफ बाइंडिंग का। टैरिफ बाइंडिंग का मतलब है कि टैरिफ को आप मन मर्जी से किसी भी लेवल पे नहीं लगा सकते हो। टैरिफ को एक मिनिमल लेवल पे आपको लाके बाइंड करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ को एक मिनिमल लेवल पे लाके आपको बाइंड करना है, बांधना है, ताकि सारे सदस्य देश एक मिनिमम टैरिफ लगा सके। आज के डेट में भी हम भारत, आप समझ लीजिए, WTO के मेंबर है। आपको पता होगा कि जब भारत WTO का मेंबर शुरू से रहा है और 1995 में जब WTO आया, तो उसने जो LDCs हैं उनको टाइम दिया कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में 6 वर्ष के भीतर आप सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। आपको मैं बताऊं, भारत जो है 2000 में 1995 में WTO आया और 2000 में, सन 2000 में भारत ने 2 चरणों में, एक बार 714 वस्तुओं पर से और दूसरी बार अगले ही महीने 715 वस्तुओं से, कुल मिला के लगभग 1429 वस्तुओं से, 1429 वस्तुओं से जो है भारत सरकार ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे। तो इसका मतलब यह है कि WTO रिजीम में आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन भारत अब भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, या WTO के कोई भी मेंबर इंपोर्ट ड्यूटी अब भी लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ आप समझिए कि WTO के रिजीम में आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अमेरिका के कि अब तुम्हारे वहां से मर्सिडीज आएगी तो मैं सिर्फ 5 ही मर्सिडीज मंगाऊंगा। आप वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो कि मैं आपके कारों के ऊपर 40% की जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, 30%। लेकिन आप 200%, 400% टैरिफ इंपोज नहीं कर सकते हो। इसको एक मिनिमम लेवल पे लाके बाइंड करना है। और जो WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमेशा ये चर्चा का विषय होता है कि किस लेवल पे, मिनिमम लेवल पे आपको टैरिफ लेके आना है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या वो मिनिमम टैरिफ रेट होगी और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या होगी। इसके ऊपर कई तरह की विवाद होती है, जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं कि नामा क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एसेस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए किस तरह टैरिफ लगाया जाए, स्विस फार्मूला क्यों आया था, इसमें एक अलग सा वीडियो हम बता देंगे। बस अभी आज मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ही क्लियर कर रहा हूं, तो इसको आप यहां तक समझिए कि यहां पे आप कोटा नहीं लगा सकते हो, टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन टैरिफ को भी एक मिनिमम लेवल पे लेके बाइंड करना है, ताकि WTO जीवित रह सके, उसकी आत्मा जीवित रह सके, उसके ऑब्जेक्टिव जीवित रह सके कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो फ्री एंड फेयर ट्रेड को लाना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशन से पूछे जाते हैं। अब मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या है? सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा। बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस, सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा क्या है। इसके ऊपर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एम मोस्ट फेवर्ड नेशंस। ये कौन सा क्लास है? हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र, वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा। ये क्या है WTO में? व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास। WTO में मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास क्या है, ये आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए WTO का ये जो सिस्टम है या फिर जो क्लाज है या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये WTO का सोल है। WTO ये मानता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल है, इसमें कोई भी हमारे लिए ज्यादा या कम महत्व का नहीं है।
All nations, all member nations are equally important for us. Most favored, all are most preferred. कोई लिस्ट प्रिफर्ड नहीं है. If any economic facility provided by one nation to other nation, such type of economic facility automatic distributed amongst all member nations. अगर WTO का कोई भी एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को किसी तरह का आर्थिक मदद करता है, किसी तरह की आर्थिक सुविधा प्रोवाइड करता है, तो वो सदैव ही सभी मेंबर्स में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. दैट कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन. लाइक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये WTO है, ये WTO है, और WTO के मान लीजिए कि 4 जो है, यहां पे मैं एग्जांपल के लिए मान ले रहा हूं कि 4 जो है मेंबर नेशन है. एक USA है, दूसरा जो है पाकिस्तान है, फिर जो है इंडिया है, और मान लीजिए चाइना है. अब देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशंस का क्लास क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. WTO के मेंबर्स नेशंस है, मान लीजिए एग्जांपल की सिर्फ 4 में नेशंस को ले रहा हूं, USA, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना. अब मान लो कि इसमें चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए, और चाइना एक इकोनॉमिक फैसिलिटी पाकिस्तान को देना चाहता है, बट वो नहीं चाहता है कि वो इकोनॉमिक फैसिलिटी, चाहे वो टैरिफ रिडक्शन का हो या किसी तरह का हो, इंडिया को मिले या फिर USA को मिले, जबकि ये सभी जो है WTO के मेंबर है. और मोस्ट फेवर्ड नेशंस का क्लास कहता है कि इफ एनी इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय वन नेशन टू अनदर नेशन, सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक फैसिलिटी ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल मेंबर्स नेशंस. अगर चाइना ये फैसिलिटी पाकिस्तान को देता है तो ऑटोमेटिक ये फैसिलिटी इंडिया को भी मिल जाएगा और ये फैसिलिटी USA को भी मिल जाएगा. इन चारों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा WTO. बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बताता है कि आप मेंबर नेशंस के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. ऑल आर मोस्ट प्रेफर्ड, कोई यहां लिस्ट प्रेफर्ड है ही नहीं. तो ये देखिए, इसी तरह मान लीजिए कि अगर USA सोचता है कि इंडिया मेरा जो है मित्र है और कोई इकोनॉमिक फैसिलिटी मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दूं, तो वो इकोनॉमिक फैसिलिटी आपको पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी और वही इकोनॉमिक फैसिलिटी आपको चाइना को भी देनी पड़ेगी. आप किसी भी तरीके से इंडिया का इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते हो. आपको सभी मेंबर नेशंस को इसी तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी. अगर आप टैरिफ रिडक्शन ये बोलता है भारत की सिर्फ मैं इंडिया को कम कर रहा हूं, तो उसको उसी तरह की टैरिफ रिडक्शन चाइना और पाकिस्तान से भी कम करनी पड़ेगी. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लाज है. लेकिन इस क्लाज का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है और इसके एक्सेप्शंस भी हैं. पहले आइए मैं इसके एक्सेप्शंस की बात कर लूं. अपवाद क्या है? आप देखते होंगे, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आजकल बड़े धड़ल्ले से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं और ट्रेड ब्लॉक बनाए जाते हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाए जाते हैं? ट्रेड ब्लॉक. ट्रेड ब्लॉक, जैसे मान लीजिए ट्रेड ब्लॉक में कि आसियान बन गया, आसियान बन गया. इसी तरह से आप देखिएगा ट्रेड ब्लॉक जो है यूरोपीय यूनियन बन गया, यूरोजोन, यूरोपियन यूनियन बन गया, यूनियन बन गया. इसी तरह से जो है नाफ्टा बन गया, नाफ्टा बन गया. इसी तरह से जो है साफ्टा बन गया, साफ्टा बन गया. इसी तरह से सार्क बन गया. इसी तरह से जो है मर्कोसुर बन गया. आप तमाम तरह के ट्रेड यूनियंस के बारे में जानते हैं. आप जरा देखो, अगर यूरोपीय यूनियन बन गया और यूरोपीय यूनियन के 31 मान लो मेंबर कंट्रीज हैं और वो सभी में एक कॉमन करेंसी जो है, आप अगर ब्रिटेन को और जो है डेनमार्क को, स्वीडन को छोड़ दें तो सभी की कॉमन करेंसी जो है यूरो है. सभी की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी एक है, एक वहां की सेंट्रल बैंकिंग है. तो अब भाई जाके पाकिस्तान बोले और इंडिया जाके बोले कि हम भी मेंबर्स हैं और वो भी मेंबर है, तो मुझे भी वो इकोनॉमिक फैसिलिटी दीजिए कि जो है आर्थिक रूप से हम भी यूरोपीय यूनियन के भाग हो जाए, हमारी भी कॉमन करेंसी जो है यूरो हो और सब हमको भी फायदा दीजिए. तो क्या वो लोग ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे. तो आप जरा देखिए, जो ट्रेड ब्लॉक बन रहा है, चाहे आसियान के रूप में बन रहा हो, चाहे सार्क के रूप में बन रहा हो, चाहे साफ्टा के रूप में बन रहा हो, चाहे नाफ्टा के रूप में बन रहा हो, चाहे मर्कोसुर के रूप में बन रहा हो, चाहे यूरोपीय यूनियन के रूप में बन रहा हो, चाहे किसी भी तरफ से बन रहा हो, ये सभी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अगेंस्ट है. क्यों भैया, क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि आप एक इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रहे हो. लाइक एग्जांपल, आसियान है, एशियान का भारत मेंबर नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अब इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है. तो क्यों भैया पर्यवेक्षक का दर्जा? हम चले जाएं WTO में कि भाई हमको भी जो है ये फैसिलिटी इकोनॉमिक प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये आसियान में सबको प्रोवाइड करा रहे हैं. देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड ब्लॉक बन रहा है
उस पे ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास लागू नहीं होते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यूरोपीय यूनियन की सारी फैसिलिटी हमको भी दीजिए। और क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि डब्ल्यूटीओ का इसका ये आंसर है कि जितने भी ट्रेड ब्लॉक बनाए जा रहे हैं वो सभी ट्रेड ब्लॉक अपने ब्लॉक में फ्री एंड फेयर ट्रेड को ही कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। तो फ्री और जो फेयर ट्रेड है कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है और यहां पे एक यूरोपीय यूनियन बन गया और ये यूरोपीय यूनियन में मान लीजिए कि 31 देश है और यहां पे फ्री एंड फेयर ट्रेड कर रहे हैं। अब दुनिया के जो अन्य देश हैं उनको ये सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है फ्री एंड फेयर ट्रेड की। अब अगर कोई कहता है कि ये जो है फ्री फेयर ट्रेड है हमारे वहां नहीं है, तो डब्ल्यूटीओ ये कहता है ना कि ये तो धीरे धीरे, देखिए आप अगर आप पढ़े होंगे यूरोपीय यूनियन को, तो शुरू में 6 या 7 कंट्री थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 31 पहुंच गए। तो ये तो कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड बढ़ता जा रहा है ना। आसियान के मेंबर्स बढ़ सकते हैं, आपके जो है नाफ्टा के साफ्टा में देखिए अफगानिस्तान जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे ग्लोब पे फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करेंगे धीरे धीरे। जी आल हो जाएगा, जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं G20 नहीं जी आल की बात करिए। इसी तरह यहां पे आप देखिए कि फ्री एंड फेयर ट्रेड पूरे वर्ल्ड पे होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है डब्ल्यूटीओ भी यही चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री फेयर ट्रेड हो, और जो ये ट्रेड ब्लॉक बन रहे हैं वो भी चाहते हैं कि धीरे 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 उनका विस्तार हो रहा है, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। तो ये कहीं ना कहीं लेकिन अपवाद जरूर है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो ट्रेड ब्लॉक बन रहा है। और दूसरा देखिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। कई बार क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा अपवाद मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द सेकंड एक्सेप्शन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। अभी इसमें काफी विवाद रहा भारत और अमेरिका के बीच, आपने पढ़ा होगा, जीएसपी का मुद्दा था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। कई बार क्या होता है कि एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज होता है। जैसे मान लो कि सूडान में कोई प्रॉब्लम आ गई, केन्या में कोई प्रॉब्लम हो गई और अमेरिका ने कोई इकोनॉमिक फैसिलिटी दे दी। अब पाकिस्तान भी दौड़ा चला गया कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो इकोनॉमिक फैसिलिटी। क्यों आपने सूडान को दे दिया? भाई सूडान में कोई प्रॉब्लम थी, वहां पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया अमेरिका ने, तो क्या तुमको भी दे देगा? क्या भिखमंगा की तरफ पहुंच गया कि मुझे भी दो, मुझे दो, मुझे दो? तो ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज के रूप में, तो आप जो है उसको आप डिमांड नहीं कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई डेवलप्ड नेशंस किसी एलडीसीज को कभी इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है अगर उसको लगता है कि जरूरत है। वो एक जनरलाइज सिस्टम के रूप में नहीं होगा कि सबको अब दिया जाए। मोस्ट फेवर्ड नेशंस इस पे भी काम नहीं करेगा, नहीं तो लोग जाके बोलेंगे हम भी मेंबर हैं, आप कैसे उसको। तो अगर एलडीसीज को कोई प्रॉब्लम हो और इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स को निवारण के लिए कोई इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते। तो आपने समझा बहुत अच्छे से कि व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास ये कहता है कि डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर मोस्ट प्रेफर्ड, कोई लिस्ट प्रेफर्ड नहीं है। एक आर्थिक अगर कोई भी मदद एक सदस्य दूसरे को देगा तो वो सतह अन्य में विकृत हो जाएगा। तो ये है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके लिए। देखिए एक विवाद यहां पर यह भी है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को 97 में ही मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा नहीं दिया था। इसके भी ऊपर एक विवाद है कि अगर वो दर्जा नहीं दिया था तो भारत जब चाहता तब इस मुद्दे को उठाता डीएसबी के सामने। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है डब्ल्यूटीओ के पास, तो डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है तुरंत पक्ष में फैसला शुदा देती है, लेकिन भारत कभी भी इस मुद्दे को जाके डब्ल्यूटीओ में उठाया नहीं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हमेशा भारत का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी रिश्ते हैं, जो भी तनाव है, उसको हम लोग बायलैटरली सॉल्व करेंगे, किसी भी तीसरे मध्यस्थ की भूमिका को हम उसमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भारत जो है उसकी डिमांड नहीं करता। और कौन सा इतना बड़ा घाटा हो रहा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस को दे देता, भारत ने भी उससे देखिए जब तनाव हुआ तो छीन लिया। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन से भारत को कोई इस तरह का घाटा भी नहीं हो रहा था, इसलिए भारत ने बहुत पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए था कि कूटनीतिक रूप से वो चाहता था कि इस मुद्दे को आप डब्ल्यूटीओ में उठाएं, और भारत कूटनीतिक रूप से चाहता है कि उस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हर जो है विवाद का निपटारा बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल ना हो। तो ये आप समझ गए होंगे पूरा मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास। इसके दो एक्सेप्शंस की मैंने बात की, एक तो क्रिएशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक है, जो भी ट्रेड ब्लॉक बन रहे हैं कहीं ना कहीं मोस्ट फेवर्ड नेशंस का गेस्ट है, फिर भी वो बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें जो है डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर सकता है, और वो चाहता है कि जो हमारा उद्देश्य है, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव, उसी को कहीं ना कहीं ये फॉलो कर रहे हैं। और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज की अगर कोई डेवलप्ड नेशन, विकासशील देशों का कोई सहायता करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब एक लास्ट और है राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। इसको एक लास्ट जो है हमारे पास जो है और भी एक बेसिक्स प्रिंसिपल्स है जिसको आपको सीखना है। थ्योरी ऑफ, इसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट।
थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय समानता का अधिकार। देखिए, थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो इंटरनेशनली इंपोर्टेड प्रोडक्ट है वो समान बिहेवियर उनके साथ किया जाएगा। जैसे मान लो कि आपने जो है चावल मंगाया बाहर से, आपने मार्केट को ओपन किया, WTO साफ साफ कहता है, मैं WTO और एग्रीकल्चर पे क्लास लूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास। WTO ये कहता है कि आप जो है टैरिफ कम करिए और मार्केट खोलिए। मार्केट खोले और भारत का बासमती चावल यूएसए चला गया, मान लो सस्ते के सस्ते रेट पे। लेकिन यूएसए क्या करता है, इंटरनल टैक्स लगा देता है, GST टाइप का, कि भारत के बासमती पे लग गया। या फिर पहले बोलता है कि इसका जो उपयोग सिर्फ चारे में होगा, कोई खाएगा नहीं। अब वहां से आ रहा है कोई चीज तो भारत भी इंटरनल टैक्सेशन ज्यादा कर दे रहा है या फिर उसका प्रीडिटरमाइंड यूज कर रहा है। WTO का ये सिद्धांत कहता है, थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, कि कोई इस तरह का जो है भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, कोई इस तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो इंटरनेशनल इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उनके साथ एक ही बिहेवियर, एक ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर भारत ने अमेरिका को बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है और अमेरिका में जो बासमती चावल है दोनों खाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि भारत के बासमती चावल को आप चारे में यूज कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि भारत के बासमती पे ज्यादा टैक्सेशन लगा सकते हो इंटरनल। तो जो बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो इंटरनेशनली इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उनके साथ सेम बिहेवियर होगा, एक ही तरह का बर्ताव होगा। थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट ये बताता है। तो दोस्तों, हमने डिस्कशन की 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री है, दूसरे हमने बात की टैरिफ बाइंडिंग की, तीसरे हमने बात की मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और फिर हमने चर्चा की थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट की डोमेस्टिकली प्रोडक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट है उसके बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इंटरनल लेवल पे कोई राष्ट्र नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि समय है कुछ अच्छा करने का, समय है कुछ कर दिखाने का। कभी भी सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से समय 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 निकलता जाएगा। सिर्फ अपने आप पे विश्वास करो, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं सुनो और उसका मुंह तोड़ जवाब दो, बोल के नहीं करके, हमेशा करके जवाब दीजिए। आलोचनाएं होंगी, एक ऐसा भी समय आएगा कि आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, रिलेटिव आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपकी आलोचनाएं होंगी कि क्या कर रहे हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप का सबसे सही जजमेंट कर सकते हो। अपने आप का कोई सबसे अच्छा इवेल्युएटर है, आप है। आप अपने टाइम का कैसे यूज करते हैं आप जानते हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत, प्लान के तहत पढ़ाई करिए, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करिए। भगवान ने आपको उतनी क्षमताएं दी है कि आप अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अगर आपको कोई रोक सकता है उस महान लक्ष्य तक पहुंचने में तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, जो कहते हैं कि मैं ये नहीं बनूंगा। आप ही हैं जो कहते हैं मैं IAS नहीं बनूंगा, ये आप ही हैं जो कहते हैं मैं PCS भी नहीं बनूंगा, और ये आप ही हैं जो कहते हैं कि मैं इंटर और डिग्री कॉलेज का लेक्चरर भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जान के भी अनभिज्ञ बने हुए हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। भगवान किसी का कभी मदद नहीं करता, भगवान उसी का सिर्फ मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। कभी भगवान भरोसे बैठिए, भगवान आपको कभी कुछ नहीं देगा, कुछ भी कोई नहीं देता है, बिना किए कुछ भी नहीं देता है। आपको गाय भी दूध नहीं देती है, बिना कुछ किए गाय भी आपको दूध नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती है। उसको भी आपको मेहनत करना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा दोस्त। आपको करना होगा, आपको लड़ना होगा। आप जीतेंगे। हारेगा वो जो लड़ेगा नहीं, जीतेगा वो जो लड़ेगा। लड़िए, इस जमाने से लड़िए, लोगों से लड़िए, लेकिन वो जो है लड़ाई साइकोलॉजिकल लेवल पे होनी चाहिए। वो लड़ाई होनी चाहिए आपके द्वारा युद्ध जीतने की कला क्या है, किस तरीके से आप उनको जवाब देंगे। जवाब तब देंगे जब आपकी सफलता बोलेगी। बस अपने आप पे विश्वास रखिए। माँ बाप का
बहुत बहुत रिस्पेक्ट करिए, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखिए। वो आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। आप अपनी मदद करना शुरू करिए, भगवान खड़ा है चक्र लिए हुए, पूरा का पूरा सृष्टि को अपने हाथ में लिए हुए कि आप करिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अब जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो उसकी मदद करेगा जो कुछ कर रहा है। आप उसमें से बनिए जो कि स्वयं अपने क्षमता पे विश्वास करते हैं और स्वयं अपने आप को सपोर्ट करते हैं, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट में दो आपके बड़े मोटिव्स होने चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा कोई चीज है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और दूसरा हार्ड वर्क। दो चीजें अगर आपके जीवन में है, आपको कोई नहीं हरा सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से लगे रहिए, आप कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।